तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ये सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैंने दो केसेस डिस्कस किए थे। पहला केस था जिसमें कि दोनों वेव्स जो हैं सेम फेज में आ रहे थे, मतलब जो था दोनों अपवर्ड था, ये ऊपर था और ये ऊपर था। और दूसरा केस हम लोगों ने देखा कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस था, जिसके कारण अपोजिट फेज में था, और वो अब इंटरफेयर किया। तो इंटरफेयर करने के बाद फिर हमारा क्या हुआ था वो हम लोगों ने देखा था। उससे पहले भी हम लोगों ने क्या देख लिया कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें देखें। और उससे पहले एक क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए, ये वाला किया किसी ने, सॉल्व हुआ किसी से? नहीं? कोई हिंट किस तरीके से करना है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो अभी हम लोग प्रोसेस करेंगे। जिस तरीके से हमारा डेरिवेशन होगा, ये काइंड ऑफ डेरिवेशन है, वो लगभग हर जगह पे यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। दो तीन चार और चैप्टर्स आते हैं जिसमें कि ये जो पैटर्न है फॉलो होता है डेरिवेशन का। तो चलो करते हैं अपन। देखो इसमें क्या बोला गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ द पल्स क्रिएटेड विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी हमें ये निकालनी है। अगर इसको ओमेगा से स्ट्रिंग को रोटेट कराया जा रहा है, ये स्ट्रिंग था, कुछ भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, मतलब वायर हो सकता है मेटल का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक वेब पल्स क्रिएट करा दिया और वेब पल्स का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो वही पूछा गया, स्पीड ऑफ द पल्स क्रिएटेड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये अगर मुझे वेव पल्स का स्पीड निकालना है तो उसके स्पीड को जानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ टी बाय म्यू होता है, ये होता है उसका फॉर्मूला। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है टेंशन की, मुझे ज़रूरत है म्यू की। तो म्यू तो हमारा ऑब्वियसली गिवन ही होगा, है ना। और दिया नहीं है यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं था। म्यू इसमें गिवन होगा कि म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप या फिर वायर, जो भी है। दूसरा चीज़, मुझे टेंशन निकालना। अगर मैं टेंशन निकालूं तो काम हो जाएगा। और ये टेंशन निकालने वाला काम जो है मैंने एनएलएम में कराया हो तो मे भी कराया हो तो हो, नहीं सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में मे भी कराया हो तो हो, देख लेना वहाँ पे कराया होगा मैंने शायद। तो उसी से टेंशन हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो स्टैंडर्ड तरीका है। मैंने क्या करना है कि एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना है, चाहे तुम इसको थीटा एज्यूम कर लो चाहे डी थीटा एज्यूम कर लो। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा का, और बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। और उसको मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि मैं अच्छे तरीके से काम को कर पाऊँ। तो इस पे जो टेंशन लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। याद आ रहा है क्या? ये मैंने कराया है, कोई बोलो। हाँ सर। याद है? ये टेंशन अगर इस चलिए। तरफ लग रहा है तो इस टेंशन का कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और हम्म। एक इस डायरेक्शन में। और क्योंकि तुमने ये पूरा का पूरा एंगल डी थीटा लिया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई टू। और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल डी थीटा बाई टू और ये एंगल डी थीटा बाई टू। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई टू, और इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई टू। और ये चीज़ हम लोगों ने अभी वेव ऑन स्ट्रिंग में ही किया है। याद करो, वेव ऑन स्ट्रिंग में ही हमने तो ये डेरिवेशन किया हाँ सर। है सर ना। आपने बोला डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन। अरे वो डेरिवेशन तो बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन ये तो प्रोसेस है ना। ये प्रोसेस है जो कि वही मैंने हुआ सर्कुलर ना। मोशन में भी कराया था। चलो कोई नहीं, आगे से मैं ये बातों पे ध्यान रखूंगा कि डेरिवेशन काम का नहीं है, वो जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट वो काम का है। तो वापस से ये भी एंगल जो है वो डी थीटा बाई टू होगा, और ये डी थीटा बाई टू, टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई टू, और ये हो जाएगा टी साइन ऑफ डी थीटा बाई टू। ये आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है, अभी तो मैं छोटा सा लूंगा तो मास तो बहुत ही छोटा सा आएगा यहाँ पे। बड़ा सा मास दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन है ये छोटा सा मास डीएम। और ये डीएम मास कितना होगा बोलो? डेट विल बी मास म्यू पर डी यूनिट लेंथ इंटू डीएस। और डीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। अगर इसका रेडियस आर है तो ये हो जाएगा म्यू आर डी थीटा। ये छोटा सा मास निकल गया डीएम। और क्या ये छोटा सा मास डीएम सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस तरीके से?
है ना, तो हम लोग क्या बोल अच्छा। देंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो टेंशन आ जाएगा हमारा, कैसे लिखूं इसको मैं, ये दोनों जो कंपोनेंट है, ये और ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, बराबर। तो ये हो जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब सभी के वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा बाई टू ऑलरेडी छोटा है, तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ। इज इक्वल्स टू छोटा सा मास होगा, इसको डीएम लिखना है, और इसका वैल्यू हो जाएगा आर इंटू डी थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से मेरे पास टेंशन आ गया, दैट इज इक्वल्स टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये टेंशन निकल के आ गया, तो क्या मैं अब वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल हाँ। सर आर वेलोसिटी ऑफ वेव स्क्वायर इज आर इक्वल स्क्वायर है। आर स्क्वायर, अच्छा हाँ, एक आर डी थीटा है ना, सॉरी, आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर होगा ही, नहीं होगा तो यूनिट गलत आ जाता, वापस से मैं क्रॉस चेक करता तो वो आ जाता। टी अपॉन म्यू, और टी का वैल्यू कितना है, म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या निकल के आया, ओमेगा इंटू आर। ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव निकल करके आया, इसमें हम लोगों ने क्या माना है कि सिर्फ स्ट्रिंग में अगर टेंशन इतना हो, सिर्फ स्ट्रिंग में इतना टेंशन हो, तो वेव की वेलोसिटी इतनी होगी। लेकिन ये रस्सी खुद भी तो रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, है कि नहीं? बिल्कुल हाँ। अगर ये खुद भी रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा। 2 ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। काफी बढ़िया क्वेश्चन, और इस तरीके को याद रखना, क्योंकि आगे हम लोग को बहुत काम आने वाला है। चलो अब आगे चलते हैं। सुपर टू पोजिशन। ओमेगा सर वो कैसे हुआ? दिखाओ ना 1 मिनट। हाँ हाँ देखो, सर 2 ओमेगा कैसे हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? क्योंकि ये ओमेगा से, अगर ये इस तरीके से पल्स क्रिएट हुआ है, तो ये जो पल्स है ओमेगा आर से घूम रही है, ओमेगा आर से उस रस्सी पे चल रही है। लेकिन ये रस्सी जो है वो खुद भी तो ओमेगा आर से रोटेट कर रही है, हाँ हाँ, समझा सर। तो इस दोनों का इफेक्ट काउंट करेंगे हम लोग। और इसीलिए मैंने सेम डायरेक्शन में लिया है, सेम डायरेक्शन में है तो वो 2 ओमेगा आर होगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में पल्स क्रिएटेड होता, तो वो स्टेशनरी होता, वो उसी जगह पे पल्स रहता, ले मतलब कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेशनरी होता, और हमें दिखता है कि वो पल्स कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। चलो चलें आगे। सर पर ये बताओ ना, हम गारंटी कैसे कर सकते हैं इसे डायरेक्शन में सर? डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन था ना, ये मैंने दिया हुआ था कि इसी डायरेक्शन में है, पल्स को इसी डायरेक्शन में क्रिएट करा है, ठीक है। हाँ चलो, तो इस जगह पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख रहे थे, और इसमें सुपरपोजिशन कराया था। ये जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं आगे से, यहाँ से इस जगह से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तुम्हारा साउंड वेव में भी यूज़ होगा और वेव ऑप्टिक्स में भी यूज़ होगा, काइंड ऑफ डेरिवेशन वाला पार्ट है, और एडवांस के क्वेश्चन इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे बनते हैं। तो एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से देखना। आधी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है एसएचएम में, जो कि मैंने वहाँ पे बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम्हारा एसएचएम में है, तो इनफैक्ट वेव के हर एक जगह पे होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे वेव वाले उसमें उसमें तुम्हें मिलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमारा होगा, लेकिन थोड़ा सा इनटू डेप्थ होगा। साउंड वेव में भी ऐसा काम करेंगे सेम, लेकिन वहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे। साउंड वेव में मैं तुम्हें डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सारा का सारा डेरिवेशन के साथ तुम लोग को प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलो करते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव इन सेम डायरेक्शन, अगर कोई भी दो वेव्स है और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब मैंने पहले बताया था कि वो जब वापस में आपस में वेव्स मिलते हैं, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्टरबेंस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। कंबाइन होकर के रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस करेगा।
तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स waves traveling in same direction in same direction। तो मैंने क्या किया, दो वेव्स लिया और दोनों वेव्स को मैं सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करा रहा हूँ। ट्रैवलिंग वेव है, स्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। ट्रैवल करा रहा हूँ और दोनों को सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कराने के बाद मैंने क्या कराया, इंटरफेयर कराया, इंटरफेरेंस को, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, काइंड ऑफ मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि इस जगह पे एक रस्सी लिया और इस रस्सी को दूसरे रस्सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ऐसा काइंड ऑफ समझ सकते हो। और यहाँ पे एक रिजल्टेंट रस्सी निकल गया, इस रस्सी में एक पल्स क्रिएटेड है और ये इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, और ये पल्स क्रिएटेड है, ये इस जगह पे जा रहा है, और यहाँ पे जाने के बाद फिर इस जगह पे रिजल्टेंट पल्स मुझे मिल रहा है। काइंड ऑफ तुम ऐसा समझ सकते हो, बराबर। लेकिन एक्चुअल में थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है वो डिफरेंट होती है, तो मुझे रिजल्टेंट मिलता है। मतलब सिंपल सा चीज़ है, किसी भी एक स्ट्रिंग में एक ही वेव होगा। जैसे कि एक वायर में एक करंट होता है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड, सपोज ये वायर है तो इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ऐसा नहीं जा होता है। एक वायर है तो एक ही करंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेम वे में अगर एक स्ट्रिंग है तो एक ही वेव होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाया था, कहाँ पे, ये जो हमारा वेव 1 है और ये वेव 2 है, एसएचएम में बताया था कि ये दोनों इंटरफेयर करते हैं और इंटरफेरेंस होने के बाद फिर मुझे रिजल्टेंट वेव मिलता है। तो किस तरीके से गवर्न होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू। और हम लोग करते क्या है उसमें, दो वेव्स को एज्यूम करते हैं, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 5 ले सकते हैं, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फेज डिफरेंस है दूसरे वाले में मैं डाल दे रहा हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5। ये हो गया हमारा दूसरे वेव का इक्वेशन, और ये है y1 और ये है y2, और इस जगह पे मुझे मिल रहा है रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव किस तरीके से मिलेगा मुझे, y1 प्लस ऑफ y2 से। तो y1 का वैल्यू कितना है, पुट कर लेता हूँ, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स एंड a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ वाई। याद आ रहा है ये किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन को एसएचएम में, यस। हाँ सर। है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं क्या, क्या करते हैं इसमें, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हैं ना, उसके बाद फिर उसको फिर वापस से मर्ज करते हैं, तो सर रिजल्टेंट। A1 A2 का रिजल्ट होता है हाँ रेक्टेंगल हाँ हाँ फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल। तो देखो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, जो हमारा निकल करके आता है वो होता है ए रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ डेल्टा। ये फाइनल निकल करके आता है। तुम चाहो तो वापस से जा करके एसएचएम का देख सकते हो, उसमें हम लोगों ने डेरिवेशन किया हुआ था। बस इतना सा उसमें डिफरेंस था कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई था A2, और A1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और इस जगह पे क्या है, माइनस ऑफ के एक्स दोनों जगह पे ले लिया। तो इसको थीटा तुम मान लो ना, इसको थीटा मान लो और ये भी थीटा मान लो, तो ये पूरा का पूरा टर्म थीटा अगर तुम एज्यूम कर लोगे तो हमारा आंसर भी एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। तो प्रोसेस उधर लिखा हुआ सर है। डेल्टा कौन सा एंगल? हाँ डेल्टा भी बता रहा हूँ, अभी तो सारी चीज़ बता रहा हूँ, इसको और भी अच्छे तरीके से भी बताना। तो ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है, ए रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं, रूट अंडर ऑफ रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ए 2 वन A1 A2 स्क्वायर cos थीटा। प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस थीटा। थीटा नहीं बोलेंगे, अब हम लोग डेल्टा फाई बोलेंगे, और डेल्टा फाई को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है मुझे। डेल्टा फाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस है क्या चीज़, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो पूरा का पूरा अंदर का चीज़ है, इसे बोलते हैं हम लोग फेज। तो ये वेव 1 का फेज हो गया, और ये पूरा का पूरा अंदर का चीज़ जो है साइन के अंदर का, उसे
बोलते हैं हम लोग फेज। तो ये फेज 1 हो गया और ये फेज 2 हो गया। फेज डिफरेंस क्या होता है? ये फेज 1 माइनस ऑफ फेज 2, इसे हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं, डेल्टा फाई। ठीक है, फेज 2 माइनस ऑफ फेज 1। तुम बोलोगे सर फेज 1 माइनस फेज 2 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर नेगेटिव आ जाएगा ना फिर सेम तो। आएगा हाँ, कॉस के मैग्नीट्यूड में अंदर की सेम आ वैल्यू। जाएगा। हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि कॉस के अंदर डेल्टा फाई रहेगा, चाहे ये डेल्टा फाई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कॉस का आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा एंड माइनस थीटा बोथ आर सेम। तो इसीलिए मुझे इसमें ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं कि डेल्टा फाई फेज डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। बस पॉजिटिव वाला भी वैल्यू होता है, नेगेटिव वाला भी वैल्यू होता है, वो दोनों आंसर करेक्ट है, लेकिन फेज डिफरेंस जब कॉस में पुट करते हैं तो उसका आंसर हमारा सेम निकल करके आता है। तो ए रिजल्टेंट हमारा ये आ गया। अब दूसरा डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा कितना हो जाएगा, किसी को याद है? फाइव माइनस थीटा। टेन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो भी मिल रहा है वो कितने एंगल पे है ना, और वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं नीचे फेजर बनाता हूँ। एक्चुअल में क्या है, हम लोगों ने इसको फेजर से किया हुआ है, और फेजर से हम लोग जब करते हैं तो काफ़ी आसान होता है। वेक्टर एडिशन बोल लो, वो भी एक जनरल मेथड है। जैसे कि दो वेव्स हैं, है ना, मैं बताता हूँ। A1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और दूसरा वेव है Y2 इज इक्वल्स टू A2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाइव। तो पहला जो A1 एम्पलीट्यूड है वो कितने एंगल पे है? ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस जीरो। तो जीरो पे है, और मैंने एक्स एक्सिस को रेफरेंस लिया है तो इसको जीरो पे बना दिया। ये रहा जीरो पे A1, पहला वेक्टर A1। दूसरा वेक्टर A2 जो है वो कितने एंगल पे है? फाइव पे। तो फाइव एंगल पे मैंने इसको बना दिया A2। अब ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? फाइव। ठीक है, क्योंकि फाइव एंगल पे बनाना था ना A2 को, मैंने बना दिया। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमें आता है, बचपन में पढ़ा था। क्या करना होता है? इन दोनों वेक्टर के हेल्प से हमें एक पैरेललोग्राम को बनाना होता है, और इसका जो डायगोनल है वो क्या देता है मुझे? रिजल्टेंट देता है AR। तो कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस जगह से, और ये तुम्हें ट्रायंगल बनता हुआ अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें बताओ मुझे। ये वाला एंगल कितना होगा? फाइव। पाई है। ये वाला लेंथ कितना होगा? A2, है ना। हाँ तो A2। तो तो ये ऑलरेडी A1 है, और ये इतना सा एक्स्ट्रा लेंथ कितना हो जाएगा? A2 cos फाइव। A2 cos फाइव, बिल्कुल सही। और ये इतना सा लेंथ कितना हो जाएगा? A2 sin फाइव। A2 sin फाइव। तो क्या इस ट्रायंगल में, इस बड़ा सा रेड वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा सा, इसमें डेल्टा निकाला जा सकता है क्या? टेन डेल्टा यस सर। कितना होगा बताओ? हाँ सर। A2 A2 sin फाइव sin बाई फाइव A अपॉन। माइनस A2 cos फाइव। हाँ, तो अब फॉर्मूला कभी मत याद रखना, इस ट्रायंगल को याद रखना। A2 sin फाइव अपॉन A1 प्लस ऑफ A2 cos फाइव। ये आ गया हमारा टेन डेल्टा का आंसर। वैसे डेल्टा काफ़ी कम यूज़ होता है, इसका फॉर्मूला जो है बहुत ही कम यूज़ होता है, ना के बराबर। लेकिन ये चीज़ तो हमेशा याद रखना, ये काम का। A1 प्लस ऑफ A2 cos फाइव। तो यहाँ पे ये जो फाइव मिल रहा है ना, ये फेज डिफरेंस हमारा, एंड डेल्टा इज द रिजल्टेंट एंगल फॉर द एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा दोनों चीज़ पता चल गया। AR पता चल गया, टेन डेल्टा पता चल गया, तो इसमें AR पुट कर लेंगे, डेल्टा का वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है क्या? अब मैं थोड़ा यस सर। अब मैं थोड़ा फेज डिफरेंस पे बात करता हूँ। फेज डिफरेंस है क्या, फेज डिफरेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं
उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। तो फेज डिफरेंस क्या है, मैं लिखता हूँ, फेज डिफरेंस जैसा कि मैंने बताया, दोनों जो वेव्स हैं y1 that is a1 sin of omega t minus of kx प्लस ऑफ phi 1 है, और y2 इज इक्वल्स टू a2 sin ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx प्लस ऑफ phi 2 है। इन दोनों को बोला जाता है फेज ऑफ द वेव। ये क्या हो गया, फेज ऑफ वेव 1 एंड दिस इज फेज ऑफ वेव 2, फेज ऑफ वेव 2। इसका कुछ नाम दे देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ये है फाई 1 डैश, और ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो फाई 2 डैश है। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू, जिसको हम लोग डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू फाई 2 डैश माइनस ऑफ फाई 1 डैश। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, दोनों का वैल्यू पुट कर लो, ओमेगा फाई 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाई 2, और माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाई 1। ठीक है, ये मेरा जनरल है जिसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन वगैरह, एजम्पशन वगैरह नहीं लिया गया। अब इसमें मैं एजम्पशंस लेना स्टार्ट करूँगा। तो लेट से पहला कि बोथ वेव्स अराइव्स एट द सेम टाइम। ठीक है, बोथ waves arrives at the same time। अगर दोनों सेम टाइम पे अराइव कर रहा है और दोनों का ओमेगा सेम है, गिवन डेट ओमेगा ऑफ बोथ आर सेम। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो टर्म है डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, उसमें ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, हेलो, समझ में आ रहा हाँ है क्या? सर। ठीक है, बट इसमें लिखा है कि बट बोथ ट्रेवल्स डिफरेंट पाथ। मतलब क्या है, मैं इसको एक डायग्राम से समझाऊंगा तो थोड़ा दिमाग में ज़्यादा जाएगा, मैं वही करता हूँ। लेट से कि ये जो सोर्स 1 है और ये सोर्स 2 है वो इस जगह पे है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं और कुछ नहीं, जिसमें कि ये दोनों वेव्स जो है एग्जैक्टली सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं, और दोनों का जो पाथ है वो अलग है, x1 है और ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, दोनों सेम टाइम पे एट द सेम टाइम। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एट द सेम टाइम ही पहुंचता है, तो ओमेगा टी ऑलवेज क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स वन प्लस ऑफ फाई 2, और माइनस ऑफ x2 होगा, सॉरी, क्योंकि ये सोर्स 2 जो है वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ओमेगा टाइम दोनों का सेम है, तो t ले लिया मैंने, माइनस ऑफ के x1 प्लस ऑफ फाई 1। तो क्या कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और इसमें कितना आ जाएगा, माइनस के x2 माइनस माइनस प्लस के x1 प्लस फाई 2 माइनस ऑफ फाई 1। इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ के डेल्टा एक्स एंड प्लस ऑफ डेल्टा एक्स, आया ना। ये हमारा फेज डिफरेंस निकल गया, दिस इज डेल्टा फाई। बोलो, समझ में आया? यस सर। तो ये हाँ सर। इस डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। दिस डेल्टा एक्स इज बेसिकली पाथ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये x1 पाथ है s1 सोर्स का, और ये x2 जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो पाथ है बेसिकली, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बोथ आर इम्पॉर्टेंट, जिसका मतलब बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस ऑफ x1। सिर्फ नाम से नहीं, जो वेव ने एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो x2, और दूसरा वेव जो एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल किया, इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस को ही हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि सोर्स का जो वेव है वो ऐसे ऐसे घूम करके आएगा, तो जो उसने पाथ को ट्रेवल किया है वो पूरा का पूरा लेंथ लेना है तुम्हें। शॉर्टकट नहीं लेना कि डिस्प्लेसमेंट लेना है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पूरा वेव का लेंथ होगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस ये हो गया और आसानी से हमें समझ में भी आ गया। सर हाँ, सर सारे क्वेश्चंस में ओमेगा और के की वैल्यू सेम ही होगी? लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन में तुम्हें सेम ही मिलेगा, ठीक है। और किसी में सिर्फ फेज डिफरेंस कैलकुलेट कराना हो तो उसमें के और ओमेगा का वैल्यू डिफरेंट भी दे सकता है, जैसे सर तुम्हारे शीट पाथ में डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकती है? पार्ट डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकती है ना। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि हाँ। सोर्स 2 ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और सोर्स 1 ने ज़्यादा ट्रेवल करा। तो पता कैसे चलेगा कौन सा सोर्स 1 है कौन सा सोर्स 2 है? गिवन होगा, ठीक है। ये हर ओके एक सर। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें पता चलेगा कि किस सोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। बराबर है क्या। जैसे कि मैं इस चीज़ को वापस से लिख करके दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है किस तरीके से लिखा हुआ है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू के, माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, x2 माइनस ऑफ x1 एंड प्लस फाई टू माइनस ऑफ फाई वन। तो वन वाला जो है क्रॉसपॉन्डिंग, सॉरी टू वाला क्रॉसपॉन्डिंग इस जगह पे और वन वाला क्रॉसपॉन्डिंग इस जगह पे, इस बात को ध्यान रखना है। जब भी मैं डेल्टा एक्स लिखा हूँ इसका मतलब टू पहले है, और डेल्टा फाइव भी लिखा हूँ तो टू पहले है। ऐसा नहीं कि के डेल्टा एक्स लिखा मैंने तो इसको इस तरीके से लिख दिया, माइनस के x2 माइनस ऑफ x1, और इस जगह पे लिखने के लिए फाई वन माइनस ऑफ फाई टू कर दिया। बोला कि डिफरेंस तो सेम ही होता है ना, नहीं, ये फिर गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। सही ये है, ठीक है क्या। माइनस करने में गलत मत करना, नहीं तो आंसर तुम्हारा गलत आ जाएगा। चलो, तो अल्टीमेटली ओके डेल्टा सर। फाई का वैल्यू जो निकल करके आएगा उसमें तुम प्लस या माइनस कॉस के अंदर डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉस प्लस 2 पाई बाय 3 अपना अलग मीनिंग रखता है, और डेल्टा फाई माइनस 2 पाई बाय 3, सॉरी मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, डेल्टा फाई प्लस 2 पाई बाय 3 है तो अपना अलग मतलब रखता है, और डेल्टा फाई अगर माइनस 2 पाई बाय 3 है तो उसका अपना अलग मतलब है। लेकिन जब वो कॉस के अंदर चला गया तो एक ही मतलब है। तुम क्वेश्चन करोगे ना समझ में आने लगेगा, अभी मैं बस बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग इतना एक्सेप्ट नहीं करेगा अभी, तो बस समझो कि हाँ ये नॉर्मल चीज़ें हैं, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएंगे। तो पहला कंडीशन मैंने क्या लिया कि बोथ वेव्स अराइव एट द सेम टाइम। अगर दोनों वेव्स अगर सेम टाइम पे अराइव करते हैं तो दोनों का टाइम सेम हो गया और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं लेता हूँ कि दोनों वेव्स सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है और सेम टाइम पे अराइव भी होता है, ये अज्यूम कर रहे हैं। बोथ waves arrives at the same time and travels same distance, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो डेल्टा फाई हमें आसानी से निकालना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाई टू, और ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाई वन। तो क्योंकि दोनों सेम है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ पाई टू माइनस ऑफ पाई वन। ये होता था फेज डिफरेंस। एसएचएम में हम लोग सिर्फ इतना ही फेज डिफरेंस जानते थे कि ये होता है फेज डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पे टाइम हमेशा सेम होता था, सेम टाइम पे अराइव होता था। ये डेल्टा फाई क्लियर है क्या। अब एक और इसमें केस ले लेते हैं कि लेट से कि दोनों का जो फेज है वो सेम है,
थर्ड। आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। इनिशियल फेज, जिसको हम लोग फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, लेट्स से कि इनिशियल फेज दोनों वेव का सेम है। सर और 1 मिनट बचा। ओके, बोथ द वेव्स आर सेम और जीरो, दोनों अगर जीरो भी हो जाए तो भी वो काम चलेगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमें फेज डिफरेंस अगर देखना है कि क्या होगा, और बोथ अराइव्स एट द सेम टाइम, ये भी हम लोग हमेशा ही अज्यूम करेंगे, बोथ अराइव्स एट द सेम टाइम। और अगर वो दोनों सेम टाइम पे आता है तो इसमें एक स्पेशल केस निकल के आता है जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स टू, डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है लेकिन सेम टाइम पे ट्रेवल किया है। लेट्स से दिस इज एक्स टू एंड दिस इज एक्स वन, ये सोर्स वन और ये सोर्स टू, और प्लस ऑफ फाइव टू, और इधर कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स वन प्लस ऑफ फाइव वन। अब क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे पहुंचा है तो ये ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा माइनस ऑफ के एक्स टू प्लस ऑफ के एक्स वन, और इधर क्या आ जाएगा फाइव टू माइनस ऑफ फाइव वन। मैंने पहले ही बता दिया कि बोथ आर इन द सेम फेज। इनिशियल फेज क्या है, दोनों का सेम है या फिर जीरो है। अगर ऐसा होता है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, ये टर्म हो गया जीरो। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मेंस लेवल के बनते हैं उसमें ऐसा ही एज्यूम किया जाता है। तो मेरे पास डेल्टा फाइव फाइनली कितना आ जाएगा, के डेल्टा एक्स, है ना, के डेल्टा एक्स। तुम बोलोगे सर माइनस किधर गया? सर माइनस के डी। एग्जैक्टली वही पूछ लिया। माइनस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कॉस में जाने वाला है, और साथ ही साथ तुम x2 माइनस ऑफ x1 कर सकते हो या फिर x1 माइनस ऑफ x2 कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। डेल्टा फाइव को तुम पॉजिटिव नेगेटिव ला सकते हो। बस एजम्पशन होता है कि लेट से कि तुमने ऊपर वाले को पॉजिटिव बोला है तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे ऑफ कोर्स। ये लेट से सोर्स वन है और ये सोर्स टू है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, S2 ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ऊपर वाले को बोल देंगे पॉजिटिव। और अगर नीचे कोई भी वेव जाकर के मीट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस काइंड ऑफ नेगेटिव होगा। बस इंटरप्रेट करते हैं कि जैसा इधर होगा वैसा ही पैटर्न नीचे बनेगा। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो, बस समझ लो कि हाँ ये माइनस का भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज को वापस से लिख देता हूँ। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारा, पाथ डिफरेंस, और डेल्टा फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस, और के क्या हो गया, वेव नंबर। तो हमारे पास फॉर्मूला वापस से जिस फॉर्म में लिखा जा सकता है, के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेमडा, जैसे तुम याद रखना चाहो। मुझे तो ज़्यादा अच्छा यही लगता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, के का वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा अपने हिसाब से। सर के का मतलब क्या? वेव नंबर बताया ना, के 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है क्या? हाँ सर। हम्म, ये हो गया फेज डिफरेंस। ज़्यादातर केसेस में ये फॉर्मूला यूज़ होता है, बहुत सारे केस में। और अगर एडवांस के क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला यूज़ होते हुए दिख सकता है तुम्हें। बाकी इसके ऊपर वाला इतना जनरल तो पूछेगा नहीं, लेकिन हमारे पास इतना दिमाग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में हम लोग कर पाए। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा हाँ, तो ये फेज डिफरेंस हमारे काम का चीज़ है, यही फेज डिफरेंस है जो कि हमारे पास रिजल्टेंट में निकल करके आता है। जितने भी सारे केसेस पढ़े ना उन सभी में फेज डिफरेंस हम लोग डेल्टा फाई यूज करते हैं, a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। ये जो डेल्टा फाई पढ़ा ना,
यही है फेज डिफरेंस, इतना जो हम लोगों ने ऊपर अभी देखा, यही है फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। हम लोग हमेशा कंडीशन एज्यूम करके चल रहे हैं कि बोथ सेम टाइम पे अराइव कर रहा है, जो कि हमेशा होता है। दूसरा, जो फेज डिफरेंस मतलब इनिशियल का है, उन दोनों का इनिशियल फेज क्या है, या तो जीरो या तो फिर दोनों सेम फेज में, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा। नहीं गिवन है तो एज्यूम कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है और अंडरस्टूड होता है कि दोनों सेम फेज में इनिशियली था। तो ये डेल्टा फाई जैसे जैसे वेरी करेगा उस तरीके से कॉस डेल्टा फाई वेरी करेगा, और कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगा उस तरीके से ए आर का वैल्यू वेरी करेगा। ये डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, जो कि हम लोगों ने देखा था ए वन है इधर और ये ए टू वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, डेल्टा फाई। यही तो फेज डिफरेंस है, और वेक्टर एडिशन किया था। तो तुमने वेक्टर में तो हर एक चीज अच्छे से पढ़ा ही। अगर सपोज डेल्टा फाई हो गया जीरो, तो क्या ए वन प्लस ऑफ ए टू सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, ए रिजल्टेंट। अरे बोलो, हाँ सर। है ना। और ओके। अगर दोनों के बीच में एंगल 180 हो गया, तो क्या रिजल्टेंट जो है सबसे कम हो जाएगा, डेट विल बी ए वन माइनस ऑफ ए टू। का मॉड ले लेंगे, ए टू बड़ा है या ए वन बड़ा है हमें नहीं पता, जो भी है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल से बता सकते हैं कि उसका रिजल्टेंट बड़ा होने वाला है या छोटा होने वाला है। जब सबसे बड़ा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और जब सबसे छोटा एम्पलीट्यूड हुआ उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। मतलब कि डिस्ट्रक्टिवली एक वेव दूसरे के साथ मिक्सअप किया या कंबाइन किया और एक नया डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को मर्ज किया। पहला केस क्या है हमारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा केस क्या है हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, डेल्टा फाई कितना होना चाहिए। जीरो। जीरो। समझ में आ रहा है सबको, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिर्फ एक ही पे होगा, और जब मुझे मैक्सिमम मिलेगा, और सिर्फ वो मैक्सिमम के लिए गिनते क्या सर? सिर्फ मैक्सिमम के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम। ओके सर। हम्म। तो बताओ बताओ क्या हेड हो टू हेड सकता है। जुड़ा हमने तो हेड टू कंस्ट्रक्टिव हेड। इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, बस जीरो ही ले सकते हो। जीरो। और भी ले सकते हैं, जरा सोच के बताओ। 2 पाई, 360। 4 पाई, 6 पाई। जहां जहां पे भी कॉस का वैल्यू 1 आता है वो सारे वैल्यू मेरे को मैं चूज कर सकता हूँ। आया ना। कॉस का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा होता है ग्राफ, और इस तरफ भी आता है। तो जिस जिस जगह पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, वो सारे के सारे पोजीशंस या सारे के सारे फेज डिफरेंस एंगल्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, पाई। पाई 180 डिग्री होना चाहिए। तो पाई कॉस के लिए -1। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ए आर का वैल्यू सबसे मिनिमम मुझे करना है, और सबसे मिनिमम तभी होगा जब इसका वैल्यू सबसे नेगेटिव में मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, तभी तो ये सबसे वैल्यू छोटा होगा। तो कॉस ऑफ पाई तुम्हें -1 देगा। तो इसके करॉस्पॉन्डिंग जितने भी सारे वैल्यू है वो क्या कराएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएगा। तो इधर देखो नेगेटिव वाले वैल्यू मिलेंगे, और इस तरफ क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव वाले वैल्यूज। समझ में आ रहा है क्या, ये क्या चीज़ है हमारा, डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस। और ये सारे वैल्यूज क्या देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम, और इसे बोलते हैं हम लोग मिनिमम। ठीक है।
चलो, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी समझ में आया। इस पे अभी फॉर्मूलेज वगैरह डिराइव करेंगे, और फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले मैं कुछ जनरल फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूँ एम्पलीट्यूड के लिए। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई को मैं सिर्फ फाई लिख रहा हूँ अभी के लिए। और लेट से कि इफ a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a नॉट है, if amplitude of both are same, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो मेरे पास क्या जनरल फार्मूला एम्पलीट्यूड का निकल के आएगा, वो निकाल लेते हैं। तो ए आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a1 बोले तो a नॉट का स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर प्लस 2a नॉट स्क्वायर कॉस फाइव। कॉमन आ जाएगा, a नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ कॉस पाई। बोलो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई का वैल्यू? याद है? 2 cos square pi by 2. Cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta, and cos 2 theta is equals to 1 2 cos square theta minus 1 है, तो 2 cos square पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा। सो दिस इज ए आर स्क्वायर, और रूट अंडर से जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2 a नॉट cos ऑफ डेल्टा फाई बाय 2 फेज डिफरेंस। ये हो गया हमारा ए आर का वैल्यू। और इसमें दो कंडीशन ले लेते हैं कि लेट से इफ फेज डिफरेंस इज जीरो, अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है तो ए रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 2a नॉट, 2a naught. जो कि मैक्सिमा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा लेट से मिनिमम मुझे निकालना है, तो डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए? पाई। पाई का वैल्यू पुट करो, देखो ए आर कितना आ रहा है? कॉस पाई बाय 2 विच इज जीरो, तो हाँ रिजल्टेंट कितना आ गया? जीरो। और ऑफ कोर्स होना ही था, एक वेव का एम्पलीट्यूड ऐसा है, दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड अपोजिट फेज में, तो ये क्या कर दिया था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट किया था। याद करो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड जीरो, अगर एम्पलीट्यूड सेम रहते, नहीं तो रिजल्टेंट हम लोग दे ही सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख के करते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? डाउट है अभी तक किसी को कुछ? समझ रहे थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स के साथ हम लोग चल रहे हैं, बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, कुछ खास इसमें एडवांस वाली चीज़ें हैं, लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी दो वेव का इंटरफेरेंस कराया और उस जगह पे मुझे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिला या फिर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम मिला है, तो उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसे तुम लोग इंग्लिश में चाहो तो लिख सकते हो। तो ए आर क्या हो जाना चाहिए? मैक्सिमम हो जाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाना चाहिए। इंटेंसिटी के बारे में बातें थोड़ी देर के बाद करेंगे, जब इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो इंटेंसिटी हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा? क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद है ना ये? एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी। हम्म
तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव, और अगर मुझे ए आर का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए कॉस डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना होना चाहिए 1, और अगर कॉस डेल्टा फाइव 1 होगा तो डेल्टा फाइव कितना कितना हो सकता है, वही फिर से कॉस का कर्व बना लेंगे हम लोग, और जब भी इसे भूल जाओ तो तुम कॉस का कर्व बना करके याद कर सकते हो। 0 पे आएगा, 2 पाई पे आएगा, और कहाँ कहाँ पे आएगा, 4 पाई आया ना, 6 पाई Yes, अप टू sir. सो ऑन। और क्या इस तरफ भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, हाँ नेगेटिव में भी आएगा, नेगेटिव में क्या कहाँ पे आएगा, -2 पाई पे आएगा, -4 पाई पे आएगा, -6 पाई पे आएगा, अप टू सो ऑन पे आएगा। बिल्कुल हाँ, तो इसका एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं। बोलो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2n pi 2n पाई, बिल्कुल सही n integer. है ना, 2n पाई वेर n इज इंटीजर। ठीक है, n कुड बी एनीथिंग, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, प्लस माइनस 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं। और या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने डेल्टा फाइव निकाल दिया, दैट इज 2n पाई। तो इसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, बराबर, पाथ डिफरेंस क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पाथ डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस अब हमारा निकल चुका है, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2n पाई, और डेल्टा फाइव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाइव का वैल्यू पुट कर लिया इधर मैंने, 2n पाई इज इक्वल टू k विच इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आ गया बताओ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लेमडा, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लेमडा, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने डिराइव किया, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। इसमें n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेमडा हो सकता है, 2 लेमडा हो सकता है, 3 लेमडा हो सकता है, 4 लेमडा अप टू सो ऑन। और इसे तुम अच्छे तरीके से याद कर लो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये प्रिंट हो जाए, प्लस माइनस ऑफकोर्स है, ये चीज़ प्रिंट कर लो कि अगर कभी भी दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हुआ, लेमडा हुआ, 2 लेमडा, -3 लेमडा या +3 लेमडा, +4 लेमडा, -4 लेमडा हुआ, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव, अगर फेज डिफरेंस 0 हुआ, या फिर 2 पाई हुआ, या फिर -4 पाई या +4 पाई, या फिर 6 पाई प्लस में माइनस में, ये सब हुआ, तो मुझे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और इसे अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है, ये सभी क्या देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या क्या, चलो तो इसके लिए मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सर, हाँ बोलो। एक अगर अर्थक्वेक में एक लाइक बिल्डिंग गिरता है अर्थक्वेक की वजह से, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकते हैं। अर्थक्वेक में बिल्डिंग बहुत सारे रीजंस के कारण से गिरता है, मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसमें बोलूँगा जब मैंने एक एग्जांपल लिया था ब्रिज में, और वो परेड करके जा रहा था मिलिट्री वाला, है ना,
तो उसके फ्रीक्वेंसी और ब्रिज का फ्रीक्वेंसी मैच किया हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, रेजोनेंस हुआ था, है ना। रेजोनेंस में क्या होता है कि एक जो सोर्स है वो एनर्जी ट्रांसफर करता है दूसरे को, और इंटरफेरेंस में क्या होता है, दोनों सोर्स होते हैं और दोनों का मिक्सचर रीडिस्ट्रीब्यूशन को प्रोड्यूस करता है। अब तो अगर तुम ये इसमें बोलोगे अर्थक्वेक में, तो अर्थक्वेक में रेजोनेंस हो सकता है। बिल्डिंग अब हमारा सोर्स तो नहीं हो सकता ना, अर्थ हमारा सोर्स है, बिल्डिंग सोर्स है क्या, नहीं। इंटरफेरेंस में दोनों वेव प्रोड्यूस करना चाहिए वे। देखो इंटरफेरेंस में क्या है फंडा, ये सोर्स 1 है और ये सोर्स 2 है, ये सोर्स आपस में मिक्सअप करेगा, तब जाकर के मुझे एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मिलेगा, तभी तो मैं इंटरफेरेंस बोलूंगा। तो ओके दोनों सर। सोर्स होना चाहिए। और रेजोनेंस में क्या होता है, एक सोर्स है और एक जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसके पास खुद का भी एनर्जी होगा, जैसे एसएचएम कर रहा होता है इस तरीके से। तो ये जितना एनर्जी दे रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल, ये दोनों मैच कर जाएगी तो रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है क्या? यस सर। हम्म। हाँ, तो आगे हम लोग चलते हैं, इसमें फॉर्मूला निकाल लेते हैं एम्पलीट्यूड का क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था ए आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाई। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो मेरे पास ए रिजल्टेंट कितना निकल के आ जाएगा, ए वन प्लस ऑफ ए टू का होल स्क्वायर, रूट अंडर से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए आर। समझ में आया क्या? एम्पलीट्यूड यस सर। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा। अब आगे चलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। इंटेंसिटी का हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जैसा कि मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पार्ट में बताया कि कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, जब दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद मैक्सिमा दिया। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना, जब दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद क्या मुझे दिया, मिनिमा दिया, तो हम लोग मिनिमम डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। तो इसमें ए रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, या फिर इंटेंसिटी जो वन होनी माइनस चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जीरो बोल दिया, मिनिमम होनी चाहिए। तो कॉस का वैल्यू क्या होना चाहिए फिर, जीरो, नहीं -1। अभी हम लोगों ने देखा कि ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव। और क्योंकि ए आर को तुम्हें मिनिमम करना है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1। सो कॉस डेल्टा फाइव शुड बी इक्वल्स टू -1। अब तुम कॉस का ग्राफ देख लो और कहाँ कहाँ पे माइनस आता है उसको आइडेंटिफाई कर लो। इन सभी जगह पे माइनस आता है, तो ये कौन सा वैल्यू है, पाई। एक और माइनस इस जगह पे आता है, ये कौन सा वैल्यू है, 3 पाई। 3 पाई। और इस तरीके से इस तरफ भी आएगा माइनस, ये कौन सा वैल्यू होगा बताओ, -पाई। माइनस पाई। तो इधर से मुझे पता चल गया ना कि कॉस डेल्टा फाई -1 होना चाहिए, तो उसके लिए डेल्टा फाई का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, 7 पाई हो सकता है। 2n+1 पाई। बिल्कुल सही। तो डेल्टा फाई जो जनरल फार्मूला निकल के आया वो क्या है, 2n+1 पाई।
जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव। डेल्टा फाइव शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव। डेल्टा फाइव इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव। ऑड में होना चाहिए। तो इसमें भी मैं वैल्यूज दिखा देता हूँ। अच्छा, ऊपर प्लस माइनस दोनों साइन हो सकते हैं, ये डेल्टा फाइव है। तो अगर डेल्टा फाइव का वैल्यू पाई हुआ प्लस में या माइनस में, या फिर 3 पाई हुआ, या फिर 5 पाई हुआ, 7 पाई हुआ, तो इन सभी पे मुझे क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसे दिमाग में अच्छे तरीके से छाप लो, याद कर लो। ये सभी वैल्यूज पे मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ऐसा। तो पाथ डिफरेंस देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने फेज डिफरेंस देखा, पाथ डिफरेंस देख लेते हैं क्या होगा। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है, और डेल्टा फाई का वैल्यू 2n+1 पाई लिया इज इक्वल टू के का वैल्यू ले लिया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा देखो, इस जगह पे डेल्टा फाई इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बनाना है, तो ऑड तुम दो तरीके से बना सकते हो, या फिर 2n+1 कर लो, या फिर तुम 2n-1 पाई कर लो। दोनों सही तरीका है, लेकिन इसमें n का वैल्यू डिफरेंट होगा और इसमें n का वैल्यू डिफरेंट होगा। जैसे इसमें अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा? 3 पाई। 3 पाई। 3 पाई। और नीचे अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा? पाई पाई। पाई पाई आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन n का वैल्यू डिफरेंट होता है। तो हम लोग कब ये वाला यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, अभी के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी हर एक फॉर्मूला एक ही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये यूज करना है। जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो इसमें एक सुटेबल फार्मूला यूज कर लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला बनाने के लिए। तो हम लोग आगे देखेंगे। किसी बुक में 2n-1 लिखते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, वो ऑड दिखाना है बस उसको, क्योंकि n 1 होता है ना, तो 1 के करस्पॉन्डिंग पाई होता है। 2 लो तो 2 के करस्पॉन्डिंग कुछ और आ जाएगा। उस तरीके से उसने सोच के बनाया। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो ठीक है। तो 2n+1 पाई यार यहाँ पे, ऊपर करो ना। 2n+1 पाई, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आंसर? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। 2n+1 लैम्डा बाई 2, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे हम लोग। और अगर मैं n का वैल्यू इसमें पुट करूँ 1 2 3 4 जो भी है, 0 1 2 3 का हर एक चीज़ पुट कर सकता हूँ। n क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू सो ऑन हो सकता है। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा अगर 0 पुट किया तो? लैम्डा बाई 2। λ/2। अगर 1 पुट किया तो 3 λ/2। 3 लैम्डा बाई 2। 2 पुट किया तो, पाई लैम्डा पाई लैम्डा 2। और इस तरीके से चलते जाएगा। 1 3 5 7, उसके बाद 9 ऑड मल्टीपल में चलेगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो अप टू सो ऑन। तो हमें इस बात को याद रखना है कि जब जब डेल्टा एक्स का वैल्यू, जब जब डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस में होगा, तो इन सभी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा हमें। ये इस चीज़ को याद रखना है, दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि क्वेश्चन करूंगा तुम्हें खुद ही खुद दिखने लगेगा। अब एम्पलीट्यूड की बारी है। एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना आएगा एम्पलीट्यूड और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है?
AR is equals to root under of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos डेल्टा पाई, और क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो AR कितना निकल के आएगा A1 माइनस ऑफ A2 का मॉड हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव के लिए नहीं, जनरल फॉर्मूला नहीं है। मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, रिजल्टेंट देखो क्या है कि ये इस तरीके से वेव पल्स जो क्रिएट होता है, तो ये जो पार्टिकल है ऊपर जाता है और नीचे भी जाता है, तो एम्पलीट्यूड ऊपर हो चाहे नीचे हो, एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड होता है ना, इसीलिए मॉड लिया मैंने रिजल्टेंट। समझ में आया किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं कि एम्पलीट्यूड जो है उसका सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, और जब इंटरफेरेंस कराते हैं उसमें पॉजिटिव साइड में है मतलब वेव, और या नेगेटिव साइड में है वेव, उसके हिसाब से मेरा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कि एक पल्स आ रहा है इस तरीके से, और सेम रस्सी में ये पल्स इस तरफ से आ रहा है, तो ये क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। लेट से कि वेव आ रहा है इस तरीके से और ये वेव आ रहा है इस तरीके से, तो ये दोनों क्या दे देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में था, ये भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में था, ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में था और ये नेगेटिव में था, तो इसका कॉम्बिनेशन नेट 0 देगा। और इसका क्या देगा, अगर दोनों इस तरीके से, तो ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव में चला गया तो डिस्ट्रक्टिव बन गया, नहीं, तुम्हें रिजल्टेंट को देखना है किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो माइनस बस एक साइन है, और उस तरीके से रिजल्टेंट अगर माइनस में आया, इसका मतलब ये है कि अभी रिजल्टेंट वेव जो है वो इस तरीके से है, और अगर पॉजिटिव में आया तो वेव रिजल्टेंट ऐसा है, बस, और इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है माइनस प्लस का। चलो इंटेंसिटी देखते हैं। तो दो सेम सोर्स से ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है ना, मतलब लाइक डिपेंडिंग हम लोग कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साउंड वेव में और अच्छे तरीके से ये तुम्हें समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब तुम सुन पाओगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम समझ पाओगे, सुन पाओगे। यहाँ पे वेव ऑन स्ट्रिंग में भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास एनिमेशन रहा तो। चलो इनका प्रैक्टिकल होता है क्या? हाँ, प्रैक्टिकल में तुम्हें स्टैंडिंग वेव का कराया जाता है, ट्रैवलिंग वेव का नहीं कराया जाता है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग इंटेंसिटी देखते हैं। इंटेंसिटी मतलब कि दो वेव्स मिल रहे हैं, तो सोर्स 1 का इंटेंसिटी होगा, सोर्स 2 का इंटेंसिटी होगा, और दोनों वेव जब मिले तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिलना चाहिए मुझे, बिल्कुल है। इसकी इंटेंसिटी है I1 और इस सोर्स की इंटेंसिटी है I2, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है रिजल्टेंट वेव, और इसकी इंटेंसिटी है IR। मुझे बताना है कि IR कितना होगा। इसने कुछ पार्ट ट्रेवल किया होगा x1 और इसने कुछ पार्ट ट्रेवल किया होगा x2, ऐसा कुछ सिचुएशन है, और इनिशियल फेज दोनों का 0, ऐसा कुछ कुछ बातें होंगी। और इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड A2 ऐसा गिवन है। तो जो फंक्शन होता है वो फंक्शन कैसे लिखा जाता है वेव का, A1 साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स और y2 a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ y2। लेट से phi2 इज 0, अभी के लिए हम लोग 0 बोल देते हैं। बोथ आर इन सेम फेज। तो इंटेंसिटी जो है, क्या मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड बोलता हूँ, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बिल्कुल हाँ। तो A2 भी तो उतना ही होगा। तो एक जनरल चीज तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि जनरल में क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर लिख देता हूँ, वेर के इज कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन दूसरी जगह पे नहीं बताया जाता है, काम का उतना है नहीं, लेकिन जो फॉर्मूला आएगा वो बहुत काम का है, याद करके रखना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर हो गया, एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास निकल गया। तो y1 सोर्स के लिए, S1 सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, के A1 स्क्वायर, और I2 कितना हो जाएगा, डेट विल बी के A2 स्क्वायर। और मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ कि क्या होगा। तो मेरे पास सर इसमें के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा है क्या, अलग नहीं है नहीं के नहीं, कांस्टेंट? k is constant, k is some another constant which is not 2 pi by lambda, which is some another constant, k dash बोल लो चलो। ठीक है, और ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। वेल डेल्टा फाई इज ऑब्वियसली फेज डिफरेंस, जो कि हम लोग डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स से निकाल सकते हैं। ए रिजल्टेंट जो होगा, क्या वो भी हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू के डैश ए आर स्क्वायर? बिल्कुल हाँ, हर एक को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूँ। ए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया मैंने, तो ए आर स्क्वायर जो हो जाएगा डेट विल बी आई आर डिवाइडेड बाय के डैश इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर किया मैंने, और इक्वल टू A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर इधर से निकालो विच इज I1 बाई के डैश। बिल्कुल, ये कितना आ जाएगा, I2 बाई के डैश। बिल्कुल, और A1 कितना आएगा, कितना लिखूं मैं यहाँ पे, अंडर रूट i1 बाई k1 हाँ, के डैश। और दूसरा आ जाएगा I2 डिवाइडेड बाय K2 डैश, के डैश है ना, K1 K2 लिखता हूँ, ये आ गया। और जो cos डेल्टा फा है उसको एज इट इज रहेगा। तो के डैश तो कैंसिल आउट हो गया, के डैश तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ इंटेंसिटी में बचा। फॉर्मूला हमारा ए आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट अंडर ऑफ I1 I2 cos डेल्टा फाई, और ये है हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो किसी भी जगह पे अगर कोई दो वेव्स जाकर के इंटरफेयर किया और इंटरफेरेंस करने के बाद इंटेंसिटी अगर मुझसे पूछा जाए कि उस जगह पे क्या है, तो इंटेंसिटी हमारा इस तरीके से निकलेगा, डेट आई आर विल बी इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2 प्लस 2 रूट अंडर ऑफ I1 I2 cos डेल्टा फाई। लेट से इसमें पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि लेट से कि इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट, अगर ऐसा है तो आई आर इज इक्वल टू आई नॉट प्लस ऑफ आई नॉट प्लस 2 आई नॉट इंटू कॉस डेल्टा फाई लिखा जा सकता है। और फिर से वही काम कर लेते हैं, कॉमन ले लेता हूँ, 2 आई नॉट को मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई बना, और कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू कितना था, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई का, बोलो कितना था, 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। यही है ना, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय। So this is the formula for intensity.
वेव ऑन ए स्ट्रिंग चैप्टर में फॉर्मूलेस ढेर सारे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा A4 पेपर लो, उसमें फॉर्मूलेस लिखो और सभी को याद कर लो पहले। अगर फॉर्मूलेस याद नहीं है तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा और वेव ऑन ए स्ट्रिंग चैप्टर तुम्हारा हमेशा के लिए वीक हो जाएगा, फिर कभी भी संभल नहीं सकता है, कभी भी सही नहीं हो सकता है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो मेरा रिकमेंडेशन है उसको पेपर पे लिखो, उसको याद कर लो, सामने दीवार पे चिपका लो, चाहे वो वेव ऑन स्ट्रिंग हो चाहे वो साउंड वेव हो। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसी में लैक करते हैं। ठीक है, तो आई आर इज इक्वल टू 4 I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 आ जाएगा। और अगर मैं फिर से बोलूं कि इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो क्या उसमें कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, कॉस का वैल्यू अगर 1 हो गया तो यह हो जाएगा आंसर 4I0। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, बोलो? 4I0। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? हाँ 0। कितनी हो सकती है? 0। -2। माइनस में नहीं। नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि जो इंटेंसिटी है मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 4I0 हो सकता है। इंटेंसिटी नेगेटिव होगा इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि डिस्टेंस नेगेटिव होगा इसका कोई मतलब नहीं है, सेम वे में इंटेंसिटी नेगेटिव होगा इसका कोई मतलब नहीं है। कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं बोलूं कि नेगेटिव एनर्जी है। अभी के लिए साइंस आगे क्या होगा उसका गारंटी नहीं है, लेकिन अभी के लिए नेगेटिव एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से नेगेटिव इंटेंसिटी का कोई सेंस हमारा नहीं बनता। मिनिमम जो इंटेंसिटी हो सकता है डेट इज 0 और मैक्सिमम 4I0 हो सकता है स्पेशल केस में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। बिल्कुल हाँ, तो उन दोनों तरह के इंटरफेरेंस के लिए मैं इंटेंसिटी का वैल्यू निकालता हूँ। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मुझे इंटेंसिटी देखना है कितना होगा। इंटेंसिटी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आई का फॉर्मूला हमारे पास है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर ऑफ I1 I2 cos डेल्टा फाई। सो क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो cos डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, बोलो? 1 है ना, तो cos डेल्टा फाई का वैल्यू होना चाहिए 1। और वैल्यू को पुट करो और देखो क्या आ रहा है, I1 प्लस I2 प्लस ऑफ 2 रूट अंडर ऑफ I1 I2। बोलो क्या फॉर्मूला निकल के आया आई आर का? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, रूट अंडर ऑफ I1 प्लस रूट अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। इस चीज को याद रखना कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रूट अंडर ऑफ I1 प्लस रूट अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर होता है, वेर एज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है A1 प्लस ऑफ A2। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ले सकते हैं कि लेट से कि I1 और I2 इक्वल है। इफ I1 एंड I2 इज इक्वल टू I0, तो IR कितना हो जाएगा? I1 के इक्वल हो जाएगा, I2 के इक्वल, I0 के इक्वल। I0 के इक्वल हो जाएगा, है ना? पूरा है। ये मिस्टेक कॉमन होता है, आंसर होगा 4I0। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0। इधर गलती करा तुमने, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2
रूट अंडर ऑफ आई नॉट होगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट अंडर से बाहर निकल जाएगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी में, और इंटेंसिटी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आई थिंक अब हर एक चीज तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो गया है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। इंटेंसिटी क्योंकि मुझे मिनिमम रखना है तो कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1। -1। और अगर वहाँ पे मैं -1 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 -2 रूट अंडर ऑफ I1 I2। तो आंसर क्या निकल के आएगा, I1 माइनस ऑफ I2 रूट अंडर में का होल स्क्वायर। सही है क्या? सही है ना? यस सर। वेर एज द एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला रिजल्टेंट वो हमारा A1 माइनस ऑफ A2 का मॉड निकल कर आता है। और अगर मुझे मिनिमम इंटेंसिटी देखनी है, लेट से 0। I1 I2 इज इक्वल टू I नॉट है, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है क्या? यस सर। यहाँ तक सभी को समझ में आया हर एक चीज, इसमें कोई किसी को डाउट किसी भी हाँ तरह? सर। तो वेव ऑन स्ट्रिंग में ये जितना भी चीज मैंने पढ़ा है साउंड वेव में एग्जैक्टली डिट्टो वहाँ पे कॉपी होगा। वहाँ पे वैसे यहाँ पे वेव ऑन स्ट्रिंग में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें कम मिलेंगे, लेकिन साउंड वेव में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बड़े पड़े ढेर सारे हैं। तो फॉर्मूलेज तुम्हें याद रखना और उसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से काम करना। इसको मैं एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ, और कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बस उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए आर का फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर ऑफ, क्या लिख रहा हूँ, 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर ऑफ I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, जनरल फॉर्मूला होता है। इसी में अगर A1 इज इक्वल्स टू A2 हो जाए तो A रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना आ जाता है हमारे पास, याद है, 2A0 कॉस डेल्टा फाई बाई 2। और नीचे वाला अगर इसी में I1 और I2 का वैल्यू इक्वल आ जाए, इसके लिए IR का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे। इसमें इन दोनों फॉर्मूले में ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये किसी भी तरह के इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। अब स्पेशली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो क्या आता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2n पाई, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इसमें n का वैल्यू हमारा प्लस 0 1 2 3 हो सकता है। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या, 0 2 पाई 4 पाई प्लस माइनस में अप टू सो ऑन। और डेल्टा एक्स का वैल्यू हो सकता है 2 पाई बाई लेमडा, के डेल्टा एक्स होता है ना, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स।
इधर से आ जाएगा n लैम्डा। ये पूरा का पूरा समरी दे रहा हूं मैं, बस यही काम का चीज़ है जितना अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अप टू सो ऑन प्लस माइनस में। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम्हारा जो ए आर का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, इट इज A1 प्लस A2 होता है। और इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ऑफ I1 प्लस रूट अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और ये दोनों जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ही यूज करेंगे और किसी के लिए यूज नहीं करना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो हाँ बोलो। सर इंटरफेरेंस कोई पर्टिकुलर एंगल जैसे 45-60 डिग्री पे भी हो सकता है? हाँ, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? दो वेव्स का आकर के मिलना। अब इंटरफेरेंस के सामने लगा दो कंस्ट्रक्टिव, तो मतलब दो वेव्स मिल रहे हैं तो मुझे मैक्सिमम मिलना चाहिए, तो उसे कंस्ट्रक्टिव बोल दिया गया। इंटरफेरेंस के सामने लगा दो डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मुझे मिनिमम मिलना चाहिए। समझ में आया क्या? सर लाइक 45 डिग्री पे डायग्राम बना के दिखा दो ना कैसे मिलेंगे। 45 डिग्री पे है क्या है कि स्ट्रिंग है ना, मैं कैसे 45 डिग्री पे बनाऊं, इसको मैं फिजिकली बता नहीं सकता हूँ। इट कैन बी इमेजिन्ड ओनली। जैसे कि इमेजिन कैसे करा सकता हूँ, लेट से एक मिनट, कि ये दो एम्पलीट्यूड्स हैं, एक एम्पलीट्यूड A1 है, मतलब ए नॉट है, सेम एम्पलीट्यूड का है, और ये भी ए नॉट एम्पलीट्यूड है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, जो भी है तुम इसका निकाल के बता सकते हो। लेट से कि इन दोनों के बीच का एंगल π/2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा A√2। तो क्या A√2 मैक्सिमम है क्या? नहीं। क्या A√2 मिनिमम है क्या? नहीं। मैक्सिमम कब होता है? जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। आया ना? तो A रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2A0। तो ये फेजर वाला मैं बता सकता हूँ, लेकिन स्ट्रिंग में किस तरीके से वेव इंटरफेयर कर रहे हैं वो मैं नहीं बता सकता हूँ। तभी तो मैंने बताया वेव्स जो है वो पूरे हवा में चलेगा। अभी तक मैकेनिक्स जितने पढ़े थे तुमने, मैकेनिक्स तो चीज को तुम फील कर सकते थे, देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, और उसके हिसाब से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। वेव जब हमें दिखता ही नहीं है तो तुम्हारे सर के ऊपर से निकलेगा। और मेरा रिकमेंडेशन, इसको तुम फॉर्मूले वाइज अच्छे तरीके से याद करो। जहां तक हद तक होता है मैं समझा देता हूँ, ठीक है? तो अगर फेज डिफरेंस किसी भी दो वेव्स के बीच में तुम्हारा 45 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, 190 डिग्री होता है, कुछ भी डिग्री होता है, तो वो इंटरफेरेंस करेगा। लेकिन अगर एंगल होता है 0 डिग्री या फिर 2 पाई डिग्री, मतलब कि 360, या फिर 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 8 6 से मल्टीप्लाई करो फिर, तो क्या हो जाएगा? वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम आएगा बस। और उसी तरीके से यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया 2n+1 पाई, सिर्फ इसी एंगल पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बाकी सभी एंगल पे इंटरफेरेंस होगा। सो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है इसमें? पाई हो सकता है +-3 पाई हो सकता है +-5 पाई अप टू सो ऑन हो सकता है। और इसमें पाथ डिफरेंस जो आता है वो आता है हमारा 2n+1 λ/2। तो पाथ डिफरेंस अगर ये हमारा आया तो और क्या पाथ डिफरेंस वैल्यू में देख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू λ/2 प्लस माइनस में 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 अप टू सो ऑन, जितने भी सारे हैं। और यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ जाएगा A1 माइनस ऑफ A2, और IR कितना आ जाएगा √ऑफ I1 माइनस √ऑफ I2 का होल स्क्वायर।
तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ही यूज होगा और किसी के लिए नहीं। और ये फॉर्मूला ये वैल्यूज ऐसा। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं जो कि तुम्हें याद रखना है अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है। ये पहला फॉर्मूला, सर ये जो आप अभी लिख रहे थे वो सब रिवीजन था ना थोड़ी देर पहले हाँ का? ये अभी जितना भी मैंने ऊपर से लिखा है यहाँ तक नीचे तक ये सभी रिवीजन है और तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए वो मैंने समरी में लिखा है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें कोई भी कटौती नहीं चाहिए। चलो अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। और सर ऊपर का दिखाना, ये लो, इसके भी ऊपर। हाँ और ऊपर नहीं, बस बस। देखो, तो एक दो क्वेश्चन इस पे हम लोग कर लेते हैं, समझ में आएगा फिर। क्वेश्चन ऐसा है कि बोला गया कि दो सोर्स हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं कि if two waves are interfering then find the resultant amplitude if first wave travels a distance of 20 centimeter and second wave travels a distance of 5 centimeter। एज्यूम करना है कि बोथ द वेव्स आर इन सेम फेज। एज्यूम both are in same phase and wavelength is 5 centimeter। Wavelength of both the waves is 5 centimeter। In amplitude of both waves are, मान लो कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो तुम्हें दे रखा है ए नॉट। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा टफ लग सकता है क्योंकि इसमें करना क्या है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर तुम्हें वेव ऑन स्ट्रिंग चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है या फिर साउंड वेव चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। फॉर्मूला याद करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। स्टार्टिंग में क्या करो, फॉर्मूला शीट बना करके A4 साइज पेपर में रख लो, सामने ये सामने रख लो और फिर बुक में नोटबुक में क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। जब भी फॉर्मूला का जरूरत पड़े इधर से देख लो। ठीक है, तो जैसे जैसे करते जाओगे ना फॉर्मूला का नीड आते जाएगा और तुमसे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, बोल रखा है दो वेव्स हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं और ये दोनों वेव इंटरफेयर कर रहे हैं और बोल रहा है कि रिजल्टेंट यहाँ पे मिल रहा है मुझे। दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो दे रखा है सेम, ए नॉट एंड ए नॉट। 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दूसरा वेव जो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एक 20 का डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक 5 का डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, दोनों सेम फेज में। तो इसका मतलब डेल्टा फाइव इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये अगर माइनस है और ये प्लस डेल्टा फाइव है तो दोनों सेम फेज में होने के कारण से ये चीज हो गया जीरो। डेल्टा फाइव इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, सिंपल सा ले लेंगे। तो फेज डिफरेंस कितना निकला हमारे पास 2 पाई बाय लेमडा और लेमडा का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 5, x2 माइनस ऑफ x1 लेते हैं हम लोग।
तो ये कितना आ जाएगा 15, और 15 से कट हो जाएगा 5, तो बचेगा 3। ये कितना आ जाएगा 6 पाई। डेल्टा फाई आ गया हमारा 6 पाई। अब डेल्टा फाई 6 पाई आ गया, तो ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला मुझे निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो? अगर कोई सा भी कुछ भी याद नहीं है तो ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रहेगा ही रहेगा। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। इस डेल्टा फाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और आंसर आ जाएगा 2a0। और अगर किसी को याद हो कि अगर कंस्ट्रक्टिव है। a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a0 होता है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 2a0 कॉस डेल्टा फाई बाई 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट करो, इधर से भी आंसर कितना आ जाएगा 2a0। और अगर किसी को वैल्यू ही याद हो कि अगर फेज डिफरेंस 6 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होता है। ए रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a1 प्लस ऑफ a2 दैट विल बी 2a0। तो इतने तरीके हैं करने के, तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा तरीका क्लिक किया। तो ये एक तरीका तो सर एक तुम्हें मिनट है। क्लिक करेगा तुरंत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 1 मिनट सर। हम्म, बोला गया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी निकालना है अगर दो वेव्स जो इंटरफेयर कर रहे हैं उसके बीच का एंगल पाई बाय 2 है। सॉल्व करो। तो क्वेश्चन काफी आसान, ये सिंपली क्वेश्चन दिया मैंने। तो ए आर का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज कर लेते हैं हम लोग। ए आर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। कॉस पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √2a0। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, रूट अंडर ऑफ i1 प्लस i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट अंडर ऑफ i1 i2 कॉस डेल्टा पाई। तो ये भी कितना हो जाएगा पाई बाई 2। आंसर कितना आ जाएगा y0। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द path difference between the two waves if after interference intensity after interference intensity becomes 3 times of intensity of source। ठीक है, और इंडिविजुअल इंटेंसिटी जो है वो दोनों की सेम दी गई है। इंटेंसिटी ऑफ both the waves are
same and wavelength of both waves are 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करो इसको। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आप याद करो क्या क्या होता है। डेल्टा फाई इज इक्वल होता है x2 माइनस ऑफ x1, लेकिन ना तो x2 गिवन है ना तो x1 गिवन है, मतलब दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। पाथ डिफरेंस निकालने का एक और तरीका हो सकता है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू k डेल्टा x यूज कर लें, और k का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा। बिल्कुल हाँ, तो लेमडा तो गिवन है, हाँ वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। डेल्टा फाई मतलब निकालना पड़ेगा। अगर डेल्टा फाई किसी तरीके से निकल जाए तो डेल्टा एक्स भी निकल जाएगा। अब डेल्टा फाई कैसे निकाले, उसने इंटेंसिटी के बारे का में फॉर्मूला पता है कि इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट वो कितना आया है, 3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी, और दोनों की इंटेंसिटी क्या है सेम है, I1 और I2 इक्वल है, cos डेल्टा फाई। तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट कैंसिल आउट 1/2 हो जाएगा, है ना, सही आ हाँ रहा है क्या। तो इधर से डेल्टा फाई हमारे पास कितना निकल के आया। अब देखो इस जगह पे ये जो वैल्यू है cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1/2 है, तो प्लस में 1/2 है। प्लस में 1/2 का जो वैल्यू है वो बहुत सारे लोकेशन पे आ सकता है, इस जगह पे भी आ सकता है, इस जगह पे भी आ सकता है, इस जगह पे भी आ सकता है। तो हमें कौन सा वैल्यू लेना है, ये वाला ये वाला ये वाला। क्वेश्चन में गिवन होगा उस तरीके से हिंट गिवन होगा। अभी के लिए फिलहाल हम लोग ये वाला वैल्यू ले लेंगे। जब साउंड वेव करेंगे या फिर कोई सा भी होगा उसमें और अच्छे तरीके से मेंशन होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पीछे है, नीचे है, ऊपर है, कहाँ पे है, लोकेशन डिफाइन करेगा तो हम लोग डेल्टा फाई एग्जैक्ट यूज कर सकते हैं। खैर अभी के लिए हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, cos डेल्टा फाई 1/2, इसका मतलब 60 डिग्री, दैट इज π/3। और अब मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, डेट इज k डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू π/3, k का वैल्यू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू π/3, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा λ/6। लेमडा गिवन है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। बोलो सबको समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आर a naught and 2a naught respectively, then find the ratio of intensity of maxima and minima। सॉल्व करो इसको। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इंटेंसिटी जो है वो जो मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी उसकी रेशियो क्या होगी वो निकालना है। तो देखो दो इंटेंसिटी गिवन है, ये जो सोर्स 1 है और ये सोर्स 2 है, उसकी इंटेंसिटी की एम्पलीट्यूड कितना है ए नॉट है और इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है। तो इसका इंटेंसिटी भी कुछ होगा, इसका भी इंटेंसिटी कुछ होगा। अगर मैं इन दोनों सोर्स से मिलने के कारण से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखूं कि कितना होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है A1 प्लस ऑफ A2, वो कितना आ जाएगा 3A0। और अगर मैं मिनिमम एम्पलीट्यूड देखूं तो मिनिमम कितना हो जाएगा A1 माइनस ऑफ A2 विच विल बी इक्वल्स टू A0। और हमें ये भी पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ए आई मैक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, और मिन वाला भी यही होगा। बिल्कुल हाँ,
तो इन दोनों का रेशियो ले लिया मैंने, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँगा तो आई मैक्स अपॉन आई मिन जो हो जाएगा डेट विल बी 3 ए नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए नॉट का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9:1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस होंगे। अभी तो क्या है कि वेव ऑन स्ट्रिंग में इतने कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, अच्छे क्वेश्चंस हमारे साउंड वेव में बनते हैं। तो चलो ठीक है, फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे, जिसमें कि कोई भी स्ट्रिंग में अगर वेव्स है और वो रिजिड बाउंड्री से टक्कर खाया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा या फिर ट्रांसमिट करेगा, तो वो उसका एम्पलीट्यूड वगैरह कितना होगा वो चीज़ हम लोग आगे जा करके निकालेंगे।